साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आई स्पीसीज पर। साथियों, आज डे 15 है और डे 15 का एक क्वेश्चन कल ग्रुप में पोस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आज वैदिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर है, जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी बोलते हैं। आप जानते होंगे कि वैदिक काल से क्वेश्चन और हड़प्पा काल से बार बार पूछता है। इसमें क्या होता है, कई बार वैदिक साहित्य पूछता है या वैदिक शिक्षा प्रणाली भी पूछ सकता है। वैदिक शिक्षा पूछ चुका है पहले ही, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली, जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, वो भी अभी पूछने की पूरी संभावना है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया आज का। देखते हैं, ग्रुप में आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ लोगों ने उत्तर लिखकर भी भेजा है। आप भी भेजिए अपना उत्तर लिखकर, और फिर ये देखिए सीरीज। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको इसका PDF मिलेगा और यहाँ इसका उत्तर भी आपको मिलेगा, उत्तर PDF मिलेगा और बाकी क्वेश्चन भी यही मिलेंगे। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले ये एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये विशेष बैच चलाया गया है उन छात्रों के लिए जो गंभीर हैं, एकदम सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, और जिनका ये अंतिम या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ है। ऐसे छात्र जो है इससे तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 3 क्वेश्चन हम डेली दे रहे हैं आपको, मंडे टू फ्राइडे, और फिर सैटरडे को इन्हीं का रिवीजन कराया जाएगा, लाइव टेस्ट। क्वेश्चन यही होंगे जो अब पिछले 5 दिन में दिए हैं, या इन्हीं टॉपिक से दूसरे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है। तो इससे आप जुड़ जाइए। और ये विशेष बैच जो है अभी GS1 शुरू किया गया है, इसमें 15 अप्रैल से 15 मई तक यही 14 मई तक ये चलेगा। उसके बाद फिर मंथली बैच है, इसकी मंथली फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी सब्जेक्ट वाइज। ये फ़ीस इतनी है अभी, तो आप अभी पे कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो इसका, क्योंकि पूरा ही सभी सब्जेक्ट का विशेष बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 तक कराया जाएगा पूरा। तो अगर आप ये देखते हैं 6 सब्जेक्ट के लगभग कितने बैठते हैं, इतनी फीस बैठती है 6000 के लगभग। और जो बच्चा पूरा बैच लेगा GS1 to 6, उसको क्या होगा कि ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये इतना आपको पे करना है, और प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, ये देख लीजिए। आपका समग्र तैयारी हो जाएगी UPPCS की। 5 टेस्ट एस्से के फुल लेंथ मिलेंगे और 5 टेस्ट हिंदी के भी फुल लेंथ मिलेंगे। तो बचेगा कुछ नहीं, सब कुछ आपका प्रीलिम्स से पहले ही तैयार हो जाएगा। अगर आप एक साथ पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए मुझे, फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा कैसे पे कर सकते हैं। और अगर मंथली बैच लेना है, वो तो चल ही रहा है, वो भी ले सकते हैं आप। जैसे अभी GS1 का मंथली विशेष बैच है, GS1 विशेष आप लिख दीजिए मुझे ज्वाइन करना है, और हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। अभी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर बैच शुरू होने के बाद फीस इतनी हो जाएगी फिर, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते छात्रों को, और आपके ऊपर भी भार बढ़ेगा। तो बेटर है कि जो भी गंभीर छात्र है वो पहले से ही जुड़ जाएँ। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। देखिए, क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके लिखने का तरीका हम समझेंगे कैसे आपको लिखना है। ये देखिए, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए। तो शिक्षा प्रणाली आपको पता ही वैदिक काल में कैसी होती थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, जैसे आज के बोर्डिंग स्कूल होते हैं, बच्चे क्या करते थे, गुरु के पास रहकर वहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। और इस गुरुकुल में क्या होता था, केवल शिक्षा ही नहीं होती थी, उनको क्या है, उनकी लाइफ स्किल्स भी सिखाते थे वो लोग, जैसे धनुष विद्या या कोई अन्य शिल्प, आर्ट, ये सब उसमें होता था। और इसके साथ साथ वेदों का पठन पाठन भी कराया जाता था। तो एक छोटा सा इसका पहले इंट्रो लिखेंगे। देखिए, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली अर्थात गुरुकुल प्रणाली न केवल प्राचीन भारत का गौरव थी, बल्कि इसके कई सिद्धांत वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने में अत्यधिक प्रासंगिक है। तो ये आप ऐसे 2 से 3 लाइन का सीधा सीधा इंट्रो आप लिख देंगे। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे प्रासंगिकता बताना है आपको या कोई अंतर बताना है किसी 2 चीज़ों में, जैसे कि क्वेश्चन बार बार आता है कि गुरु गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में अंतर बताइए। तो जहाँ भी अंतर की बात होती है वहाँ आपको ऐसे टेबल बना देनी है, वो बेस्ट उत्तर है। और ये वैसे भी 125 शब्दों में है,
तो 125 शब्दों में तो आप बिल्कुल टेबल बनाइए, क्योंकि 200 शब्दों में टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 पेज मिलेंगे तो 2 पेज टेबल आप बनाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको 125 शब्द दिखते हैं और इस प्रकार से प्रासंगिकता या अंतर का कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा टेबल बनाइए, एग्जामिनर समझ जाएगा, उसको ढूंढने में आसानी नहीं होगी। जैसे अगर आप ऊपर नीचे अंतर लिखेंगे तो पहले ये पढ़ेगा वो किसी चीज़ का, फिर ये पढ़ेगा, तो उसको दिक्कत होगी। टेबल में इधर इधर मैच कर लेगा, उसका आसानी होगी, और जिसका जितना काम उसका आसान उतने ही अच्छे आपके नंबर। तो क्या करेंगे, वैदिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में प्रासंगिकता सीधा लिखेंगे। मेन बॉडी का हेडिंग इसको आप ऐसे बॉक्स में बना दीजिए, ये मैं भूल गया हूँ, ये ऐसे बना दीजिए आप। अब इधर लिखेंगे हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के बिंदु, और इधर लिखेंगे वर्तमान प्रासंगिकता। अब वैदिक शिक्षा के प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए 5-6 बिंदु हम बता देंगे, यहाँ इतने काफ़ी है इसके लिए। और लास्ट में एक केस स्टडी भी इसमें जोड़ी गई है आपके लिए, जिससे वैल्यू एडिशन हो जाए और आपको एक्स्ट्रा अंक मिले। तो आप इसे समझिए, अच्छे से वीडियो देखिए, क्योंकि पीडीएफ के पीछे मत भागिए। मैं पहले बोल चुका हूँ, पीडीएफ तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल से। लेकिन आप उत्तर लेखन को समझिए, जितना आप समझोगे, चलते फिरते वीडियो देखिए, सुनोगे, उतना ही आपको याद रहेगा। और यहाँ क्या है कि पीडीएफ से एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम बताते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया, तो हम जब वीडियो बनाएंगे तो 2 उदाहरण दे देंगे। अब क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ बनाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये 125 शब्दों का इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो पीडीएफ की तो एक लिमिटेशन होती है, इसलिए आप वीडियो देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, पहले लिखेंगे बिंदु क्या थे, समग्र व्यक्तित्व का विकास, अर्थात होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, कंप्लीट जो है डेवलपमेंट होता था किसका, पर्सनैलिटी का। कैसे, वैदिक शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह साविद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो मुक्त करे। आप ऐसे इसको ना अंडरलाइन कर दीजिएगा जब आप आंसर लिखेंगे, साविद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है जो विमुक्त करे। विमुक्त मतलब किस चीज़ों से विमुक्त करे, हमें लालच से, है ना, कपट से, छल से और कमजोरी से, जो हमारी कमजोरी है उन सब से विमुक्त करे। केवल पढ़ना है, साक्षरता ही विद्या नहीं होती। तो इस सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए ये क्या करते थे, समग्र विकास करते थे। भाई समग्र विकास होगा व्यक्ति का, मान लिया उसको पढ़ना लिखना तो सिखा दिया, लेकिन वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि कुछ काम कर पाए, वो कमजोर है या उसका आईक्यू बेचारे का कम है, तो ये सब होगा तो फिर वो कैसे उसका विकास होगा। अब देखिए आप वर्तमान में प्रासंगिकता देंगे, उसी पॉइंट की प्रासंगिकता देंगे जो यहाँ लिखेंगे। क्या है, नई शिक्षा नीति में आपको पता ही है, व्यावहारिक शिक्षा पर भी ज्ञान दिया और चरित्र निर्माण पर भी। तो वही हम लिख देंगे, वर्तमान शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ चरित्र निर्माण और समग्र विकास पर बल देती है। तो इसकी प्रासंगिकता तो सीधी सीधी यही है कि भाई अभी भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये चीज़ें समाहित की गई है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये प्रासंगिक हैं, ये जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा। वेदों में क्या था, देखिए वैदिक शिक्षा में सत्यमवंत, धर्मचर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। वंद मतलब बोलना होता है। जैसे नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया था। तो जब सत्य बोलेंगे, सत्य क्या है, एक नैतिक मूल्य है, तो इस प्रकार के नैतिक मूल्यों को वहाँ महत्व दिया गया था। अब आज के टाइम में क्या होगा, इसकी प्रासंगिकता क्या है, आजकल कितने अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए डिजिटल फ्रॉड होता है, जो ये डिजिटल अरेस्ट जो होता है, ये झूठ के ऊपर ही तो आधारित है। उनको डराएंगे, झूठ बोलेंगे। तो इस प्रकार के अगर व्यक्ति चरित्र से संपन्न होगा, अच्छे चरित्रवान होगा, उसके पास नैतिक गुण होंगे, तो वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा, वो अपने ज्ञान का मिसयूज नहीं करेगा। तो यहाँ इसका एक वर्तमान प्रासंगिकता लिख देंगे। आज के डिजिटल युग में जहाँ साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढ़ रही है, वहाँ वैदिक शिक्षा के मूल्यों की महत्ता बढ़ गई है। यह छात्रों में क्या, ईआई अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करती है और नैतिक शिक्षा विकसित करने में सहायक है। सीधी प्रासंगिकता लिख दी, करंट इशू लिख देंगे। उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, या ऑनलाइन गेमिंग की लत, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। या किसी छात्र द्वारा अध्यापक अपने प्रधानाचार्य पे गोली चलाएगी, उस प्रकार का उदाहरण दे सकते हैं कि फिर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तीसरा देखते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। अब जैसे हम सब जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरण का मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण बन रहा है आजकल, क्योंकि पर्यावरण क्षति हो रही है। गुरुकुल के समय में क्या था, देखिए गुरुकुल क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में गुरुकुल खोलते थे। ऐसे नहीं कि जो मेन शहर है उसके आसपास वहाँ खोलेंगे, वो शहर से दूर जंगलों में होते थे विद्यालय,
प्रकृति के बीच बच्चे बैठते थे, वहीं से खाना पीना पानी जल सबकी व्यवस्था वो करते थे। तो क्या है, माता प्रकृति से वो जुड़े होते थे। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण वनों में स्थित होते थे जहाँ प्रकृति को माता माना जाता था। तो जब किसी चीज के टच में रहेंगे तो आपको क्या है, ऑब्वियस है कि उससे लगाव होगा। अब प्रकृति से जो दूर रहेंगे उनको प्रकृति से क्या लगाव होगा। देखिए अब इसका वर्तमान प्रासंगिकता क्या लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के इस दौर में वैदिक काल का अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, उसमें क्या है कि पृथ्वी सूक्त में पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताए गए हैं, हमें सतत विकास और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की सीख देता है। देखिए कितना अच्छा ही आप इतना लिखोगे और उदाहरण लिख देंगे। शांति निकेतन, जैसे आप जानते हो शांति निकेतन में क्या है, चरित्र निर्माण होता है, पर्यावरण संरक्षण सिखाया जाता है, जो किसके थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता होगा, जो खुले वातावरण में शिक्षा पर आधारित है। इस परंपरा का आधुनिक प्रतिबिंब है, इसी वैदिक परंपरा का आधुनिक प्रतिबिंब है। जब एक्चुअली शांति निकेतन शुरू हुए थे, अभी विश्व भारती स्कूल आपने देखा होगा, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, वैसे भी आज भी ये खुले खुले हैं, लेकिन पहले तो ये बहुत ही खुले खुले होते थे, एकदम पेड़ पौधे। आज तो क्या है कि हर जगह बिल्डिंग बन गई है, तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, तो यहाँ भी इतना खुला इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली ये और स्कूलों से अच्छे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुशासन और जीवन कौशल। ब्रह्मचर्य और सादगीपूर्ण जीवन वैदिक शिक्षा के आधार स्तंभ थे। आपको पता होगा वहाँ चाहे राजा का बेटा हो चाहे किसी गरीब का बेटा हो, एक साथ बैठते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक जैसी ड्रेस पहनते थे, सिंपल धोती कुर्ता। वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो बड़े घर का है उसको स्पेशल तवज्जो दी जाएगी, नहीं। यही हमारे स्कूलों में भी होता है, ड्रेस का कंसेप्ट ही यही है कि भाई जब एक ड्रेस रहेगी तो कोई बच्चा जो है वो पता ही नहीं चलेगा बड़े घर से है छोटे घर से। तो ये भीख मांगना, देखिए उनको ना भीख जानबूझ के मंगा देते जिससे उनका ईगो जो है नष्ट हो जाए। समीधा लाना, ये सब वो क्या करते थे, काम करते थे, गुरुजी उनसे काम कराते थे। आपने देखा होगा आज भी, इसका उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं केस स्टडी में, उदाहरण में जापान में जो है बच्चे अपने स्कूल का खाना मिलकर बनाते हैं, टॉयलेट खुद क्लीन करते हैं, स्कूल की साफ सफाई करते हैं। हमारे यहाँ भी पहले ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, अभी माँ बाप इतना क्या बोले उनको, माँ बाप मतलब बिल्कुल सुनते नहीं है, जरा सा बच्चे से काम करा लिया जाए तो। और बच्चे की भी स्थिति ऐसी नहीं है। पहले जब हम थे, हम भी अपने स्कूल में क्या साफ सफाई हमसे टीचर करवाते थे, लेकिन आजकल तो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल हो चुका है सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें जरूरी है, ये चीज़ें हमें ना अपने जो प्राचीन मूल्य हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, केवल आधुनिकता के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसकी प्रासंगिकता बताते हैं। चलो, यह है गरिमापूर्ण श्रम अर्थात डिग्निटी ऑफ लेबर। भाई अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें भी गरिमा होना चाहिए ना। और आत्मनिर्भरता, जैसे आत्मनिर्भर भारत है सिखाता है। व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल स्किल्स, जिसके माध्यम से स्किल इंडिया जो अभियान है हमारा वो भी सफल होगा। तो यह वैदिक काल में तो अनिवार्य ऐसा थी, वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। गुरु शिक्षा परंपरा देखते हैं। देखिए मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, देखिए जैसे हम भी अपने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, तो छात्र अगर कॉल करते हैं तो उनको जवाब देते हैं अच्छे से, क्योंकि ये एक परंपरा है कि हमें जो भी हमारे छात्र हैं, गुरु जो लोग हैं या उनके जो छात्र हैं, उनमें एक जो है आपसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं कि केवल प्रोफेशनल या पैसे की रिलेशनशिप। गुरुकुल में ऐसा ही होता था। वैदिक काल में क्या होता था, शिक्षा व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर आधारित थी, गुरुजी फेस टू फेस उनसे मिलते थे। गुरु प्रत्येक शिष्य की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानते थे। तो यही मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी को जैसे प्रीलिम्स की प्रॉब्लम है, किसी को मेंस की प्रॉब्लम है, इसलिए मेंटरशिप ग्रुप शुरू किया गया था। वहाँ हम लाइव मीटिंग भी कर रहे हैं कि जिससे हर एक की समस्या को पता चले, कम से कम उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सलाह दी जाए। तो ये 1-to-1 मेंटरशिप और पहले भी होती थी, और ये बड़ी लाभदायक थी, क्योंकि इसमें केवल ना क्या है कि केवल टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता या एजुकेशन सपोर्ट, इसमें एक जो है मानसिक समर्थन भी मिलता है। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमजोर है तो उसको एक मानसिक समर्थन भी मिलता है। ये परंपरा पहले थी, गुरुजी बात करते थे, बैठते थे। आज भी क्या करते हैं भाई, जो स्कूल में जो है गुरुजी, सभी छात्र गुरुजी का सम्मान करते हैं। अगर ऑनलाइन कोई हो रहा है तो छात्र एक अलग ही अनुभव फील करते हैं कि हाँ ये हमारा टीचर है, और टीचर भी देखता है कि ये हमारे छात्र हैं। तो वो गुरु शिष्य परंपरा जो है आज भी बनी हुई है, और वर्तमान में तो कुछ ज़्यादा इसकी जरूरत है। क्यों, देखिए कोटा में अगर जो तनाव हो रहा है, ये आप उदाहरण दें, कोटा में क्या हो रहा है, कितने छात्र वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं हर साल रिजल्ट खराब आने से। अगर क्योंकि वहाँ संस्थानों में इतनी भीड़ है कि छात्र 1-to-1 जो है टीचर सभी छात्रों से मिलना पॉसिबल नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है।
लेकिन अगर वो छात्र डे बाय डे या वीकली छात्र जो भी है कमज़ोर है या जो किसी चीज़ में पिछड़ा है, वो अगर टीचर से मिलेगा तो टीचर उसको एक सलाह देगा कि नहीं ऐसे नहीं हो जाएगा, तो एक आत्मबल मिलता है उससे और मानसिक जो है शांति मिलती है। अब कोटा जैसी स्थिति को देखते हुए ये गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो गुरुकुल की थी, अर्थात 1-to-1 मेंटरशिप होना चाहिए, छात्रों को सलाह देनी चाहिए, कंसल्टेंसी होनी चाहिए उनके लिए, केवल ये नहीं कि पढ़ाया और निकल लिए। तो आगे देखते हैं निःशुल्क शिक्षा और सुलभ शिक्षा। अब देखिए वहाँ क्या था, कोई फीस नहीं लेते थे गुरुजी। उनका क्या होता था कि बस उनका खर्चा पानी चलता था, जो जितने भी वो समाज था सब सहयोग करता था, वो मांगने नहीं जाते थे किसी से, समाज उनको सहयोग करता था। और अगर वो होता भी था चंदा टाइप होता था कि भाई आएंगे, उसमें कोई व्यापार नहीं था, बस उनका पूरा संस्थान जो है वो चलता रहे, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक काल में शिक्षा व्यापार नहीं थी, जो कि आज हो चुकी है। यह उपनयन संस्कार के बाद समाज के सहयोग, भिक्षावृत्ति और दान से चलती थी, तो समाज खुद ही सहयोग करता था, उनको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आज क्या हो रहा है, आज आप बताइए कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, स्कूल क्या है, महंगी फीस हो रखी है और किताबों तक के भी पैसे क्या है कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सब जो है फिर इससे गरीब बच्चे प्रभावित होते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, राइट टू एजुकेशन दिया है। अभी महंगे स्कूलों में भी क्या होता है कि कुछ कोटा जो पिछड़े और गरीब छात्र होते हैं उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 21 से क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन। ये इसलिए कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये हमारे संविधान में भी लिखा है। तो ये कितना प्रासंगिक है देखिए उस समय की चीज़ें, तभी तो आज सरकार क्या है राइट टू एजुकेशन लेकर आई कि हर छात्र को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, इसलिए सरकार क्या है सरकारी स्कूल रन करती है। तो ये सब हुआ प्रासंगिकता, इतने पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि 125 का है, ये 200 का आएगा तो भी मैनेज हो जाएगा, 200 शब्दों में भी आता है। अब एक केस स्टडीज में दे देंगे हम, जैसे कि ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम हरियाणा में जो है, वहाँ आज भी ऐसी पढ़ाई होती है, गुरुकुल। मेरा भी एक रिलेटिव वहाँ गया हुआ था, तो मैं भी एक बार गया था। तो वहाँ क्या होता है, बिल्कुल गुरुकुल के जैसे ही छात्र जाएंगे, वहीं रहेंगे, खाएंगे, योगा कराएंगे, उठाएंगे, उनसे घुड़सवारी वगैरह सब सिखाते हैं, उनको इतना मजबूत बना देते हैं कि वो लाइफ में आगे कहीं भी कमज़ोर ना पड़े। इसी प्रकार के हमारे आर्मी स्कूल होते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं भाई, आर्मी स्कूल भी वही है, PM श्री विद्यालय भी खुल रहे हैं अभी, तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं केस स्टडी में। ये उदाहरण बता दिया, बस लिख दिया यहाँ 2 लाइनें कि आधुनिक विज्ञान के साथ साथ वैदिक पद्धतियों का भी समावेशन किया जाता है, जिससे छात्र न केवल कुशल पेशेवर बने बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बने, जो कि बहुत जरूरी है। अब निष्कर्ष दिखते हैं, छोटा सा निष्कर्ष देखिए। हालांकि वैदिक शिक्षा प्रणाली की कुछ सीमाएं थी, भाई कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं, उसकी भी जैसे कुछ सामाजिक वर्गों तक पहुंच थी, कुछ लोग वहां तक नहीं जा पाते थे, है ना। तो लेकिन इसके मूल तत्व है अनुशासन, प्रकृति प्रेम, नैतिकता और अनुभवात्मक अधिगम, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, जो हम काम करने से सीखते हैं। जैसे सोनम वांगचुक का एक स्कूल था 3 इडियट में, आपने देखा होगा वो वाला, आज भी उतना ही प्रभावी है। यदि हम आधुनिक तकनीक को वैदिक मूल्यों के साथ जोड़ दें तो भारत पुनः, देखिए ये कीवर्ड क्यों आया है यहाँ, विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। अब देखिए क्योंकि शिक्षा का एजुकेशन की बात चल रही है और हम चिल्ला कर बोलते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। अगर यही कीवर्ड हम अपने एग्जाम में इसमें निष्कर्ष में या कहीं भी क्वेश्चन के उत्तर में कहीं भी शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये जो है अच्छा नहीं लगेगा। इस कीवर्ड आने से आपका निष्कर्ष जो है बेहतरीन लगेगा। तो ये आप ऐसे लिख दीजिए निष्कर्ष। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हुई, और ये इंग्लिश में का जो मॉडल उत्तर है ये मैंने ऐसे सिंपल लिखा है, आप इसको टेबल में लिख लीजिएगा। जो भी इंग्लिश के छात्र हैं, कंटेंट वही सेम है, बस इधर टेबल बना दी गई है, इधर ये सिंपल उसमें दे दिया गया है। और जल्दी से इस बैच से जिसको भी जुड़ रहा है दोस्तों जुड़ जाइए। और इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को आपको जो स्नेह मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। आप इसी प्रकार से चैनल कमेंट करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ही क्या है हमें प्रोत्साहन मिलता है। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।